जो सबसे पहला टॉपिक आप लोग को देखने को मिलता है वो है बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? बायो वर्ड स्पेसिफिकली ह्यूमन लाइफ से डिनोट करता है और मैकेनिक्स का मतलब बेसिकली क्या हो जाता है कि बॉडी का किस तरीके का मूवमेंट आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के मूवमेंट को एनालाइज करना है तो बायोमैकेनिक्स को समझना जरूरी है। इसके थ्रू आप लोग अपने स्पोर्ट्स के स्किल को बेटर बना सकते हो और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो स्पोर्ट्स में। इसमें सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना है न्यूटन के लॉज। तो सबसे पहला जो लॉ होता है इसका नाम होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई भी बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उसको आप मूव ना करवा दो, या कोई भी बॉडी तब तक के मूव करते रहेगी जब तक कि आप उसको कोई आके रोक ना ले। वो आप लोग का न्यूटन का पहला लॉ हो गया। जैसे एक बॉल पड़ी हुई है, अब वो तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि कोई उसको किक ना कर दे। तो अगर आप किकिंग द बॉल फुटबॉल में देखो तो एक एग्जांपल होगा न्यूटन का पहले लॉ का। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है एक्सेलरेशन का लॉ या लॉ ऑफ मोमेंटम। न्यूटन के सेकंड लॉ में न्यूटन ने अपनी माँ के बारे में बताया, ऐसा नहीं है विच इज इक्वल टू एम ए, मतलब फोर्स विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जितना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। जब आप बॉल कैच करते हो क्रिकेट में तो बॉल बहुत तेज एक्सेलरेशन के साथ आती है, और जब आप लोग बिना हाथ हिलाए ऐसे ही टच करके मान लो बॉल पकड़े तो चटाक से आपको पड़ेगी, क्योंकि हाई फोर्स रहता है। इस वजह से बॉलर हल्का सा पीछे ले लेता है उस एक्सेलरेशन के साथ जो फोर्स आ रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बॉल दीवार पे मारोगे उतनी फोर्स से बॉल आपकी तरफ आ जाएगी। तो ये न्यूटन के तीनों लॉ है, इसको याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। एग्जांपल में आप ये फुटबॉल वाला एग्जांपल दे सकते हो, एक्सेलरेशन में आप लोग क्रिकेट बॉल वाला एग्जांपल दे सकते हो। इसके अलावा आप लोग लॉ ऑफ रिएक्शन में आप लोग वॉकिंग, स्विमिंग और रनिंग का एग्जांपल दे सकते हैं। तो अगर मैं अगले टॉपिक की बात करता हूं टाइप ऑफ लीवर्स और उनकी एप्लीकेशंस, तो याद रखना लीवर्स क्या होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के लिए लीवर्स क्या है? तो वो फॉर्म होते हैं बोन्स, जॉइंट्स और मसल से मिलके। तो यहाँ पे आप लोग को बोन देखने को मिलेगी जो कि एक रिजिड आप लोग का स्ट्रक्चर है। मसल्स देखने को मिलेगी जो फोर्स एक्सर्ट करने वाली है। एंगुलर मोशन आपको टर्निंग मूवमेंट की वजह से होगा, और हर जगह पे एक जॉइंट होगा जिसके थ्रू ये सब चीज हो पा रही है। उसको हम लोग फलक्रम कहते हैं, और जॉइंट के तौर पे यहाँ पे हमारी बॉडी के जॉइंट्स एक्ट करते हैं। और एक लोड देखने को मिलेगा जिसको उठाना आप लोग को रहेगा। तो तीन तरीके के आप लोग को यहाँ पे लीवर्स देखने को मिलने वाले हैं, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। तो फर्स्ट क्लास लीवर में अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे जो फलक्रम है बीचों बीच होता है। जो एफर्ट आप लगा रहे हो वो इस तरफ लगा रहे हो, लोड इस तरफ लग रहा है। मतलब एक ह्यूमन बॉडी से आपने चम्मच मुंह से उठाए तो फोर्स नीचे लग, सॉरी, जो चम्मच का लोड है वो नीचे लग रहा है। इसको बैलेंस करने के लिए आप लोग एफर्ट इस तरफ लगाओगे, और यहाँ पे जॉइंट के तौर पे आपका हेड यहाँ पे फलक्रम की तरह एक्ट करने वाला है। सेकंड क्लास लीवर में याद रखिएगा फलक्रम साइड में होता है और लोड ऊपर से लगता है और एफर्ट नीचे से लगता है। ये कब लग सकता है? जब आप अपने टो के बल पे उठते हो। मान लो जब इस तरीके से होते हो, देखो यहाँ पे जॉइंट आप लोग का यहाँ पे हो गया टो के पास, और जो आप लोग लोड लगा रहे हो वो नीचे की तरफ लगा रहे हो, और जो एफर्ट आप लगा रहे हो वो ऊपर की तरफ लगा रहे हो। थर्ड क्लास लीवर की अगर मैं बात करूं तो भाई आप अपनी बेबी के शॉपिंग बैग को जब उठाओगे तब आप लोग को थर्ड क्लास लीवर लगेगा, जिसमें आप लोग का लोड नीचे की तरफ है, हाथों के देखो इस तरफ में, और जो ताकत है वो आप लोग अपने बाइसेप के थ्रू लगा रहे हो, और जॉइंट जो है ये आप लोग का एल्बो हो गया। तो ये होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्लास लीवर। एग्जामिनेशन में कई बार पूछे जाते हैं, मालूम होना चाहिए, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा जरूर। इसके अलावा लीवर्स के एप्लीकेशंस मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग चाहो तो इसको पॉज करके भी एक बार रीड कर सकते हो, या कोई भी एग्जांपल बना सकते हो जो आप लोग को इन लीवर्स के बीच में कंडीशनिंग में देखने को मिल रहा है। अगला जो टॉपिक है उसका नाम इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे जो बॉडी है वो बैलेंस आप लोग को देखने को मिलेगी। मतलब ऐसे टाइप का पॉइंट जहां पे सारे फोर्स एक दूसरे को काउंटर करके बैलेंस करते रहे। जैसे ये सीसॉ में इधर दीदी 50 किलो की बैठी, इधर भी दीदी 50 किलो की बैठी है, तो बॉडी बैलेंस आप लोग को देखने को मिलने वाली है। दो तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब खड़े खड़े जब आप अपनी बॉडी को इक्विलिब्रियम में ला रहे हो, मान लो चेयर में बैठे हुए हो या एक पैर में खड़े हो, तो उस टाइम में आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है गाइस? जब आप दौड़ रहे हो, रनिंग करते टाइम पे, वॉकिंग करते टाइम पे आप लोग को डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। भैया ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या खराब हो सकता है? हाँ जी, आप दौड़ रहे हो, पैर के नीचे केले का छिलका आ गया, गिर गए, तो इक्विलिब्रियम स्टेट खराब हो गई। अगला आप लोग का क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना एक इमेजिनरी पॉइंट है, माना जाता है कि उस पॉइंट पे जो बॉडी है वो बैलेंस होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है कंडीशन पे। जैसे खड़े हो तो मान लो यहाँ पे आप लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जब आपने हाथ ऊपर कर दिया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर चला गया, जब आप झुक गए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे हो गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं कह सकता हूँ मूवमेंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ये चीज आप लोग याद रखना, और स्पोर्ट्स में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपने देखी होगा ना, बैट्समैन खड़े खड़े बैटिंग करते करते गिर जाते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी अचीव नहीं हो पाती और वो गिर जाते हैं। यॉर्कर के टाइम में आपने कई बार देखे होंगे
बैट्समैन उसको सही तरीके से खेल नहीं पाए और अपनी ही जगह में खड़े खड़े गिर गए। अब अगला टॉपिक है फ्रिक्शन क्या होता है। तो याद रखिएगा फ्रिक्शन एक ऐसे टाइप का फोर्स होता है, मान लो एक बॉल है जिसको आपने धक्का मारी तो बॉल इस तरफ जा रही है आप लोग को, है ना, लेकिन इसके अपोजिट इन डायरेक्शन में फ्रिक्शन आप लोग को लगते हुए देखने को मिलता है। तो फ्रिक्शन याद रखिएगा रफ सरफेस में ज्यादा लगता है, स्मूथ सरफेस में कम लगता है। स्टैटिक फ्रिक्शन याद रखिएगा उस ऑब्जेक्ट पे लगता है जो अपनी ही जगह पे, जैसे ये टेबल अपनी जगह पे, आप इसमें कितना भी फोर्स लगाओ ये अपनी ही जगह पे रहेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट इन डायरेक्शन पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, तब जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी जगह पे हिलेगा नहीं और अपनी ही जगह पे रह जाएगा, उसे कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। अब अगला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्लाइड हो रहा है तो उस टाइम पे जब जिस तरफ वो स्लाइड हो रहा है उसके अपोजिट इन डायरेक्शन पे फोर्स लगते हुए दिखता है, उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और कोई भी ऑब्जेक्ट जब रोल हो रहा है जिस तरफ उस पे एक्चुअल फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट इन डायरेक्शन में एक आप लोग को रोलिंग फ्रिक्शन आप लोग को देखने को मिलेगा, उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं गाइस। और फ्लूइड फ्रिक्शन आप लोग को देखने को मिलता है जिस तरफ आप लोग तैर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, उसके अपोजिट इन डायरेक्शन में आप लोग को एक फ्रिक्शन ऑब्जर्व होगा जो कि फ्लूइड की वजह से हो रहा है, इसलिए उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। और जो फ्लूइड फ्रिक्शन है एयर की वजह से भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। अगला टॉपिक है प्रोजेक्टाइल क्या होता है गाइस। तो याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल ना वो चीज है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो तो एक पैराबोलिक कर्व फॉर्म होता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ज्यादा से ज्यादा दूर तक फेंकना है तो 45 डिग्री के आसपास के एंगल में अगर आप फेंकोगे तो वो ऑब्जेक्ट ज्यादा दूर जाएगा। अगर आप खड़ा ऊपर फेंक दोगे तो ज्यादा दूर नहीं जाएगा, अगर आप सीधा फेंकोगे तब भी वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। अगर आप लोग को एक बेटर फ्लाइट अचीव करना है जिसमें आप लोग एक पैराबोलिक कर्व को अच्छे से बना सको जिससे ऑब्जेक्ट को दूर तक पहुंचाना है तो वो 45 डिग्री का राउंड पे रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल पे दिया हुआ है 45 डिग्री पे बॉल ज्यादा से ज्यादा दूर तक के गई है, जब आपने ज्यादा हाइट पे उठा दी तो बॉल ज्यादा दूर नहीं गई, बहुत कम हाइट पे आपने उठाया तो तब भी बॉल ज्यादा दूर नहीं गई। तो याद रखिएगा हर स्पोर्ट्स के अंदर आप लोग को प्रोजेक्टाइल देखने को मिलेगा, चाहे आप क्रिकेट में बॉल फेंक रहे हो उस टाइम पे, फील्डिंग करते टाइम, गोल्फ के टाइम में बॉल को ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचाने के लिए, या आप लोग जैवलिन थ्रो या फिर डिस्कस थ्रो या फिर आप लोग शॉर्ट पुट क्यों ना फेंक रहे हो, हर जगह पे प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी ऑब्जेक्ट को दूर तक पहुंचाने के लिए। तो कुछ फैक्टर पे प्रोजेक्टाइल डिपेंड करता है। एक तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा रहेगा तब भी बॉल दूर नहीं जाएगी, बहुत कम रहेगा तब भी दूर नहीं जाएगी, 45 के आसपास रहेगा तो बहुत दूर चले जाएगा। प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है। 45 पे फेंक तो रहे हो लेकिन लुल्लू पुल्लू टाइप फेंकोगे तो कहां दूर जाएगा, उसके लिए बहुत ताकत से फेंकना पड़ेगा। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। रिलेटिव हाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, अब भी समझा, एकदम सीधा फेंक दोगे तो कुछ काम नहीं आने वाला। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो ऑब्वियस ही बात है इंपॉर्टेंट है ही। तो यहां से होता है हमारा चैप्टर की समाप्ति। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाके डाउनलोड करें, रिवाइज करें,